Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In the last video we have completed our asexual reproduction of the chapter Reproduction in Organisms. That is the part 1 which is we completed, and the next part 2 of sexual reproduction we complete today. So हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो दो अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मेल एंड फीमेल, आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और जायगोट फॉर्म करते हैं, जिससे कि ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बायपेरेंटल होता है क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने देखा था उसमें सिर्फ यूनिपेरेंटल होता है वो, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और अपनी जैसी क्लोन कॉपी बना लेता है जो डॉटर सेल होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बायपेरेंटल होता है, इसमें वेरिएशंस भी पाई जाती हैं क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं और डॉटर सेल बनाते हैं, डॉटर बनाते हैं, जैसे ऑफस्प्रिंग होता है उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ करके सिनगेमी के द्वारा ये अपना जायगोट बनाते हैं और जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकता, सीजनल ब्रीडर्स के द्वारा भी हो सकता है और कंटिन्यूस ब्रीडर्स के द्वारा भी होता है। सेक्सुअल ब्रीडर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि किसी सीज़न के अकॉर्डिंग ही जो मतलब सेक्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं ना, वो ऑल ईयर ऑल सीजन्स में भी वो कभी भी अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो जो सीजनल ब्रीडर्स हैं उसके एग्जांपल जैसे हमारा डॉग हो गया, बर्ड्स हो गए, ये क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और कंटिन्यूस ब्रीडर्स हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हम हमारी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स. These gametes fuse to form the zygote which develop to form new organisms. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो उसमें वो फास्ट होता है, क्योंकि जो दो न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई होता है पेरेंट न्यूक्लियाई, वो दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें जो दो पेरेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद ही जो है ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, टाइम लगता है। ठीक है, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. यानी कि जो ये ऑफस्प्रिंग बना है ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है, उनकी कॉपी नहीं होता है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस पाई जाती है। दोनों जो मेल एंड फीमेल है उनके कैरेक्टर्स शो होते हैं उसके अंदर, तो ये वो एक न्यू ही इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, a study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All the organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants. This phase is of variation duration in different organisms. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हम लोग अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचते हैं तो उससे पहले हमें जो है एक जुवेनाइल फेस होता है, जिसको प्लांट्स में वेजिटेटिव फेस बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचना होता है। तो उसके लिए हमारी जो लाइफ में 3 फेसेस होते हैं, पहला है जुवेनाइल फेस, सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेस एंड थर्ड है सनसेट फेस। ठीक है, जो जुवेनाइल फेस है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होती है रूट्स, लीफ और स्टेम की, और तब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुँचता है और फ्लावरिंग फेज शो करता है। ठीक है,
उसी तरह जब एनिमल्स की ह्यूमन बीइंग्स की बात आती है तो उसमें भी जो रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचना होता है एनिमल्स को, उससे पहले जुवेनाइल फेज शो होता है। उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनकी जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जैसे मेल के अंदर बियर्ड आती है, मॉस्टिच आती है जो, और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, और जो प्यूबिक हेयर्स है उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या होता है, ये ग्रोथ और मैच्योरिटी शो करता है। इसके बाद ही जो है वो रिप्रोडक्टिव अपने स्टेज तक पहुंचते हैं। तो फर्स्ट फेज जुवेनाइल फेज है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, जब जुवेनाइल फेज को पार कर लेते हैं उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद सनसेट फेज आता है। सनसेट में जो है एनिमल्स और प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, वो लास्ट फेज होता है। The end of juvenile vegetative phase, which mark the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. जब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का एंड होता है तो हमें पता लग जाता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग और लीफ स्टेम फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फ्लावरिंग वो होने लगती है तो रिप्रोडक्टिव फेज शो होने लगता है। ठीक है, ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। अपने जो एरिया है उसके कुछ ट्रीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? व्हाट डू दे थिंक द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट etc सीजनल? तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो आपके साइड में, जो आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें आप देखते हो, क्या वो फ्रूट देते हैं एक ही टाइम पे, एक ही सीज़न में, या फिर वो हमेशा फ्रूट्स देते रहते हैं? तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पूरे साल जो फ्लावर देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसी सीज़न में ही फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप। जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल भी होते हैं, बाइनियल होते हैं, यानी कि साल में एक बार भी फ्लावरिंग करते हैं, और कोई प्लांट्स जो होते हैं वो साल में 2 बार फ्लावरिंग करते हैं। शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सनसेट फेज, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये शो कर मतलब ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है तीनों फेसेस का, क्योंकि वो 12 मास ही होते हैं, वो हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि कब वेजिटेटिव फेस आता है, कब रिप्रोडक्टिव फेस आता है, और कब उनका सनसेट फेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम जो पेरिनियल स्पीसीज हैं उनमें पता नहीं लगा पाते हैं क्लियर कट। A few plants exhibit unusual flowering phenomena, some of them such as bamboo species flowering only once in their life. कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो होते हैं, जैसे बैम्बू स्पीसीज़ है ना, वो क्या करते हैं कि अपने जो पूरी साल होती है, मतलब पूरी साल ही नहीं, अपनी लाइफ में वो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, आफ्टर 50 and 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाइज। ये क्या करते हैं, जो फ्रूट और जो फ्रूट एंड फ्लावर्स हैं वो लार्ज नंबर में, मतलब बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये डेड हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। अनदर प्लांट लाइक स्ट्रोबिलैंथस कुथैयाना, यानी कि नील कुरंजी, जो कि हमने अभी देखा था, ये क्या करते हैं 12 साल में जो फ्लावरिंग करता है, और 12 साल में जैसे ये कहाँ पे पाया जाता है, ये केरला में पाया जाता है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इधर। As many of you would know, this plant flowering during September-October 2006. जो ये प्लांट है ये इसने क्या किया था, लास्ट टाइम जो सितंबर अक्टूबर था 2006 में इसने फ्लावरिंग शो की थी, लेकिन अभी ये NCERT में डाटा अभी न्यू आया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो इन्होंने ना सितंबर अक्टूबर 2018 में फ्लावरिंग शो की थी, लेकिन जो NCERT में अभी इसका डाटा आया नहीं है। सो इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक टू हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू अ ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि ये 12 साल में एक ही बार ऐसा होता है कि ये फ्लावर्स जो है अपना फ्लावरिंग शो करते हैं।
तो इसीलिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. तो जैसा कि एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ आता है उससे पहले जो जुवेनाइल फेज़ होता है उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए वो एक्टिव हो पाते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स में आते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? देखो, जैसे कि जो मेल्स हैं, मेल में क्या होता है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं उसको, एडम्स एप्पल जो होता है ना, उसमें वो थोड़ा लार्ज साइज़ का हो जाता है, तो उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी। और जो उसमें उनका जो मॉस्टेच या दाढ़ी मूछ ये आना शुरू हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, और जो हाँ सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनका जो कंटेक्ट है वो उनमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फीमेल्स में जो फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो फीमेल की वॉइस है वो भी लो पिच हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, और उनमें जो है जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जिससे जो मेमरी ग्लैंड है उनमें भी उनका भी डेवलपमेंट होगा। और इसी तरह जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिलते हैं मेल एंड फीमेल में। उसके बाद जो वो है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए पूरे तरह से एक्टिव हो पाते हैं। Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year, or it is a seasonal phenomenon? What about other animals like frogs and lizards? You will notice that birds living in nature lay egg only seasonally. जो हमने देखा कि जो बर्ड्स होती है ना वो सिर्फ सीजनली ब्रीडर्स होती है, वो सीजनल ब्रीडर होती है जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग ही अपना जब सीज़न आता है, जब उनको हॉट वेदर प्रोवाइड होता है तभी वो क्या करते हैं, अपनी ब्रीडिंग शो करते हैं। However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to a reproduction but is commercial exploitation for human welfare. तो जो birds जो poultry farms में पाई जाती है ना, वो अपने ऊपर कंट्रोल उसका नहीं होता, क्योंकि उनमें जो है ना जो इंजेक्शन वगैरह इनसे जो क्या करते हैं, जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इंजेक्ट करके जो इनकी प्री ब्रीड, उनको पहले ही जो अंडा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उनको जो है ना आर्टिफिशियल फिनोमिना का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो अपना जो सीजनल ब्रीडिंग है वो नहीं दिखा पाते। और एनी टाइम जब उनको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए होता है एग वगैरह, तो वो उसी हिसाब से अपने जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो उनका यूज़ करते रहते हैं। The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproduction phase. तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स एंड अदर इज़ प्राइमेट्स। तो जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें साइक्लिंग प्रोसेस पाई जाती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो कि साइक्लिंग मतलब साइक्लिक होती है, जो पीरियोडिकली होती है, जिसमें क्या है ना जो पीरियोडिक शेडिंग है ना वो होती रहती है हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, जिसमें क्या होता है ये पीरियोडिक ब्लीडिंग शो करते हैं, एक साइक्लिंग होती रहती है, इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स मैमल होते हैं जैसे काउज है, सी पैरेट, डियर, डॉग्स, टाइगर, ये क्या करते हैं, इनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसको हम ऑस्ट्रिच साइकिल बोलते हैं। ऑस्ट्रिच क्योंकि ये जो हैं वो मतलब एग बनाते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग डायरेक्ट बच्चे देते हैं, ठीक है। तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। इनमें जो है ना वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो बनती है, लेकिन ये जो वो क्या है ना कि अंदर ही डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे कि उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकीज़ है, एप्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो कि क्या करती है, उनमें एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो एक समय के बाद क्या होती है, उसमें पीरियोडिकल शेडिंग होती रहती है और उससे जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable season in their reproductive phase.
and are therefore called seasonal breeders. Many other animals, mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. तो जो कभी अपने सीज़न के फेवरेबल कंडीशंस जब उनके आती हैं तभी ब्रीडिंग कर पाते हैं तो उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। और जो अपनी लाइफ में मतलब पूरे टाइम जो थ्रू आउट देयर लाइफ जो वो ब्रीड करते हैं तो हम उनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। In both the plants and animals, hormones are responsible for the transitions between the three phases. जो हमने थ्री फेजेस पढ़े थे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सनसेट फेज, इनमें जो है हम मानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेजेस के लिए। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जब हार्मोन्स और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन होगा ना तभी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो रेगुलेट हो पाएगी और उनमें जो क्योंकि बिहेवियरल जो एक्सप्रेशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो भी बहुत मैटर करते हैं। अगर वो अकॉर्डिंग होता है हार्मोन्स और एनवायरमेंट के तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो ईजीली हो पाती है। अब हम पढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले रीड करते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस that have remarkable fundamental similarity even through the structure associated with the sexual reproduction are indeed very different. The events of sexual reproduction, through elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of a male and female gametes, the formation of zygote, and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely a pre-fertilization, fertilization, and the post-fertilization event. तो सेक्शुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें क्या होता है एक इवेंट्स शो करते हैं जो कि एक सीक्वेंस में चलता है तो जिससे रिप्रोडक्शन हो पाता है और फॉर्मेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। ये सब कुछ जो है एक प्रोसेस में होते हैं, एक सीरियल वाइज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 जो इवेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि हम ऐसे पढ़ते हैं। These include all the events of sexual reproduction prior to fusion of gamete. The 2 main pre-fertilization event are gametogenesis and gamete transfer। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हैं टेस्टिस और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हैं हमारी ओवरीज। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसके अंतर्गत 2 स्टेप्स आते हैं। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड है गैमेट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल में ही होती है। तो उससे जो है मियोसाइट जो होती हैं, मियोसाइट 2n होती है, उससे n की गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो सेल है वो क्या करेगी, मियोसिस करेगी और मियोसिस के द्वारा जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं हमारी। As you are already aware, gametogenesis refer to the process of formation of 2 types of gametes, male and female. Gametes are haploid cells. तो हमारी NCERT में यहाँ पे गैमेट्स का वो डायग्राम भी दे रखा है कि किस तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होता है आइसोगैमेट्स, सेकंड है हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, जो आइसोगैमेट्स हैं वो उसमें दिखाया गया है, जो क्लेडोफोरा है एल्गी का, उसमें आइसोगैमेट्स पाए जाते हैं कि दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल सेम होते हैं। देखो ए वाला जो डायग्राम है। बी में दे रखा है हमारा हेट्रोगैमेट्स जो कि फ्यूकस का दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल जो गैमेट है वो बड़ा होता है और मेल गैमेट छोटा होता है। लेकिन जो ह्यूमंस का है ना, उसमें भी जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, मेल का जो ओवम है वो बड़ा होता है, बड़े साइज़ का होता है, और फीमेल के जो स्पर्म है वो छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये हेट्रोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, इन सम एल्गी द 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete. They are hence called homogametes यानी कि आइसोगैमेट्स। ये क्या होते हैं, जो अपीयरेंस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं और इनको कैटेगराइज करना आज पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसी को हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं, जो कि हमने भी पढ़ा था, किसमें था, क्लेडोफोरा में था। ठीक है, जो कि मेल एंड फीमेल जो है सेम स्ट्रक्चर सेम साइज़ के होते हैं।
However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphological distinct type, that is heterogametes, जिसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो अलग अलग साइज शेप के सिमिलर नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो हम हेटेरोगेमेट्स बोलते हैं। जिसमें क्या मेल गैमेट जो है वो एंथ्रोजॉइड या स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो है वो एग या ओवम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में जो 2n सेल है, जो मियोसाइट है, वो मियोसिस करती है और n यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब हम कर लेते हैं हमारी सेक्सुअलिटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या है कि जो दो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न होगा और उससे क्या हो गया, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं उनके जो गैमेट का फ्यूज़न होगा उससे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी इन क्लास 11th, कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने देखा था? हाँ देखा था। कहाँ पे देखा था आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन? हमने देखा था किसके केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमसे देखा था? हनी बी के केस में देखा था। इसमें जो ड्रोन होता है ना वो पार्थिनोजेनेसिस करता है और जो है वो अपना जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू स्पर्म बना लेता है, ठीक है। जैसे जो हमारी एग्जांपल जैसे हनी बी है, हनी बी क्या करती है, हनी बी जो 3 होती हैं, एक क्यून होती है, दूसरा वर्कर है, थर्ड इसमें ड्रोन होता है। जो क्यून होती है ना वो 2n होती है, लेकिन ड्रोन जो n होता है। क्यून और वर्कर दोनों फीमेल होती हैं, तो जो क्यून होती है वो 32 उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग को फॉर्म करती है क्वीन, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग जो देगी वो फीमेल बनाएगा और जो अनफर्टिलाइज्ड एग देती है उससे मेल बनता है फर्टिलाइजेशन से। तो और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स क्या करते हैं, ड्रोन्स एक्चुअली मेल होते हैं जिनमें जो क्रोमोसोम 16 होते हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं माइटोसिस से, और माइटोसिस से स्पर्म का प्रोडक्शन करने से एन ही बनता है, यानी कि 16 क्रोमोसोमल जो ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। तो इसमें जो ड्रोन है ना वो क्या शो करता है, पार्थिनोजेनेसिस शो कर रहा है, लेकिन जो क्यून है वो मियोसिस शो कर रही है। मियोसिस की वजह से उनमें क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बना रहे हैं, लेकिन जो अनफर्टिलाइज एग था उससे मेल बनता है। तो इसी से हम लोग को पता है जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कौन कर रहा है, ड्रोन कर रहा है, क्योंकि वो 16 था और 16 ही वो बना रहा है अपने स्पर्म। तो जो प्लांट्स में सेक्सुअलिटी होती है ना उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, जिसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दो टाइप्स के जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स जिसके पास दोनों होते हैं मेल एंड फीमेल, उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल को हम मोनोसियस भी बोलते हैं, क्योंकि मोनो मीन्स होती है एक, शियस मतलब बॉडी, इनकी एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस। दूसरे जो प्लांट्स हैं वो हैं यूनिसेक्सुअल, जिनको हम लोग बोलते हैं डायोशियस। यूनिसेक्सुअल होते हैं जो एक ही बॉडी पर यूनि मतलब सेपरेट, जैसे यूनि मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है, और डायोशियस मतलब दो बॉडी पर, यानी कि दो अलग अलग बॉडी हैं उनके ऊपर दो अलग अलग, जैसे मेल एक बॉडी पे प्रेजेंट है, फीमेल अदर पे, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। In several fungi and plants, terms such as homothallic or monoecious are used to denote the bisexual condition, and the heterothallic or dioecious are terms used to describe a unisexual condition, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल क्या हो गया, जिसमें कि फीमेल बॉडी पर जो है वो पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर में स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। कुछ प्लांट्स में जो क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है, उसको हम मोनोशियस बोलते हैं, और उन सेपरेट इंडिविजुअल पे होता है तो उसको हम डायोशियस बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल क्या है, मोनोशियस प्लांट्स आर कौन कौन से होते हैं, कुकुरबिट्स हो गया है, कोकोनट हो गया है, और जो डायोशियस प्लांट हैं वो पपाया है, डेट पाम है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डायोशियस प्लांट और मोनोशियस प्लांट के, ठीक है।
उसी तरह जो एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो यूनिसेक्सुअल और डायसियस एनिमल्स होते हैं उनमें जैसे सेपरेट सेक्स और सेपरेट मेल एंड फीमेल होते हैं, उनके एग्जांपल जैसे कॉकरोच है, ह्यूमंस हैं, फ्रॉग्स हैं, अलग अलग होते हैं ना ये। लेकिन बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस जो एनिमल्स हैं वो हो जाते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है। Cell division during gamete formation. Gamete in all heterogametic species are of two types, namely male and female. हमें पता है जो गैमेट होते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर गैमेट कोई हैप्लॉइड बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें जैसे कि कोई अगर खाली फीमेल से बन रहे हैं तो वो हो जाएंगे डिप्लॉयड और हैप्लॉइड, किसी भी तरह से गैमेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस डिवीजन। जो गैमेट हैप्लॉइड पेरेंट से बनता है वो माइटोसिस डिवीज़न से होता है, और जो डिप्लॉयड पेरेंट से बनता है वो मियोसिस डिवीज़न के द्वारा बनता है। ठीक है। इसे इसका मैंने एग्जांपल बताया था, जो ड्रोन होता है ना हनी बी का, वो क्या करता है माइटोसिस डिवीज़न से ही जो गैमेट है वो प्रोड्यूस करता है। Does this mean that meiosis never occur in organisms that are haploid? तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो मियोसिस है वो कभी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से एक्वायर नहीं हो सकती। ये सच बात है, हाँ, क्योंकि जो मियोसिस है उसमें क्या होता है, जो 2n से n बनता है, लेकिन जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो पहले से ही n है, तो फिर वो गैमेट भी अपना n ही बनाएगा ना। तो अगर बॉडी ही हैप्लॉइड है तो हमको गैमेट डिप्लॉयड कैसे मिल सकता है, तो फिर हैप्लॉइड से हमको एन ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें माइटोसिस ही होगी जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and brophytes have a haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, and are most of the animals, including humans being, are parental body is diploid. ठीक है। तो इसमें क्या बताया, जो मोनरा, फंगी, एल्गी, ब्रोफाइट्स हैं, इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है और हैप्लॉइड गैमेट ही बनाते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस बीइंग हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट बॉडी इनकी डिप्लॉयड होती है और ये हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीज़न। हमें पता है जो मियोसिस है वो रिडक्शन डिवीज़न होता है, क्योंकि इसमें जो है 2n से n बनता है। Has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete. Yeah, it's possible. तो नेक्स्ट हमारी जो NCERT है इसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स दे रखा है, जो कि कुछ एनिमल्स का दिया हुआ है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, गैमेट कितने होते हैं, ये दिया हुआ है। तो हम देखते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मियोसाइट कितने होते हैं 46, और गैमेट कितने होते हैं 23। तो उसी तरह जो हाउस फ्लाई है उसमें 12 मियोसाइट होंगे, तो फिर उसको हाफ कर देंगे तो हमारे गैमेट बन जाएंगे। मीन्स कि जो 6 हैं वो हमारे गैमेट होते हैं हाउस फ्लाई में। रेट है, रेट में मियोसाइट कितने होंगे, अगर हमारे जो क्रोमोसोम नंबर गैमेट 21 है तो 42 यानी कि डबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल मियोसाइट होते हैं 42। और जैसे ये डॉग है, डॉग का 78 जो मियोसाइट दे रखा है, तो इसका हाफ करो, 78 का हाफ कितना हो जाएगा, तो क्या हो गया 39 जो इनमें गैमेट होते हैं। जो कैट है, कैट में कितने होते हैं मियोसाइट, 19 का डबल कर दो, 19 अगर इसमें गैमेट हैं तो कितने हो जाएंगे 38 इसमें ये हो जाएंगे। फ्रूट फ्लाई है जिसमें 8 मियोसाइट हैं तो 4 क्या हो जाएंगी, इसमें पूरा करके दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार सारा। तो मैंने यहाँ पे ये सारे लिख दिए हैं। अब देखो जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई में मियोसाइट होते हैं 8 और जो गैमेट होते हैं वो 4 होते हैं। ऑफियोग्लॉसम में जो फर्न है उसमें 1260 मियोसाइट होते हैं और 630 क्या होते हैं, गैमेट होते हैं। एप्पल में क्या होते हैं 34 मियोसाइट एंड 17 गैमेट। राइस में क्या होंगे 24 मियोसाइट होंगे, यानी कि 2n कितने 24 हैं और n कितने हो जाएंगे 12। मेज़ में 2n 20 हैं तो n हो जाएंगे 10। उसी तरह पोटैटो में 48 2n है तो 24 n हो जाएंगे। बटरफ्लाई में 380 जो 2n है
और 190 क्या हो जाएंगे, इसमें गैमेट्स हो जाएंगे। अनियन में क्या होता है 16 मियोसाइट हैं तो 8 इसमें गैमेट हो जाएंगे। तो ये हमारे एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। In diploid organisms, specialized cell called meiocyte undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosome get incorporated into each gamete. Carefully study table 1.1 जो हमने अभी complete किया था, and fill in the diploid and haploid chromosome number of organisms. Is there only relationship in the number of chromosome of meiocyte and gametes? तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, जो जो क्रोमोसोम होते हैं मियोसाइट होती हैं वो क्या होती हैं, डबल होती है गैमेट्स के, और गैमेट्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं मियोसाइट के, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड जो स्टेप आता है प्री फर्टिलाइजेशन में वो है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। अगर गैमेट बन जाते हैं फिर उसको गैमेट को ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो हमारा रिप्रोडक्शन आगे प्रोसेस कर पाएगा। एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जो गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है। जैसे हमने गैमेट बना लिया तो हमने उसको ट्रांसफ़र भी करना है, तो कैसे होगा, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे पोलन ग्रेन्स के द्वारा हो सकता है। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जो एयर वाटर इनके थ्रू क्या करेंगे, ये बायोटिक एजेंट के थ्रू एक से दूसरे प्लांट पे जाएंगे। वैसे ही जैसे एल्गी ब्रायोफाइट है, रोडोफाइट है, उसमें क्या होता है वाटर के थ्रू इनमें जो गैमेट ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे प्लांट तक। एनिमल्स में क्या होता है, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको वो क्या करेंगे, जो अपने गैमेट्स होंगे, जो अपना ओवम होगा, स्पर्म जो भी होते हैं उनको क्या वाटर में रिलीज़ करते हैं और जो गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे ही रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है, जैसे पीनस होता है, तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं अपना जो गैमेट का वो ट्रांसफ़र करते हैं मेल से फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन द मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिज़िकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले जो मेल एंड फीमेल के गैमेट थे उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले फ्यूज़न होगा। तो फ्यूज़न के लिए सबसे पहले हमारा जो गैमेट ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट मीट, अगर जो गैमेट्स हैं वो कैसे मीट करते हैं, कैसे मिलते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो एक ही जगह पे पाया जाता है, एक ही जगह पे रहता है, वो इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। सॉरी माय मिस्टेक। जो मेल गैमेट होता है ना वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है क्योंकि वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, वो एक ही जगह पे ही पाया जाता है, ठीक है। वो ज़्यादातर मूवमेंट नहीं शो करता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे जो कुछ फंगी है, कुछ एल्गी है ना, इनमें क्या होता है बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट आर मोटाइल, क्योंकि जो दोनों ही गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल वो मोटाइल होते हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। तो इसीलिए क्या है, जो मीडियम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा जो मेल गैमेट है वो मूव कर पाए। In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophyte, water is a medium। जैसा हमने बताया था मैंने अभी, जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है ना, इनके लिए जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, जिसके द्वारा जो मेल गैमेट है मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। A large number of male gametes however fail to reach the female gamete। ज़्यादातर जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, जिनका ज़्यादा जो नंबर होता है वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। इसीलिए जो वाटर मीडियम होता है वो इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो मेल गैमेट है ना उसको बहुत सारे गैमेट्स रिलीज़ करने पड़ते हैं, और फीमेल को भी, जैसे ताकि जो फीमेल के जो ओवम है, जो गैमेट है, उससे अटैच हो जाए और अपना रिप्रोडक्शन शो करे। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है स्पर्म रिलीज़ करते हैं, ताकि कुछ जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच जाएं। तो टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। तो इसी से जो फीमेल गैमेट है ना उनके जो नंबर होते हैं उससे 1000 जो मोर अमाउंट है ना वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
ताकि जो रिप्रोडक्शन है वो हो सके और जो मेल गैमेट है वो फीमेल के गैमेट से फर्टिलाइज हो जाए। In seed plants, pollen grains are the carrier of male gamete and ovule have the egg। ठीक है, मैंने अभी बता दिया था आपको कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैरियर्स होते हैं जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेकर जाते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बिफोर इट लीड टू फर्टिलाइजेशन। इन बायसेक्सुअल द सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे पीज एड जो क्या करते हैं अपना जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा तक। इट इज़ रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा है, एंथर जो मेल पार्ट है और जो स्टिग्मा है वो फीमेल है, वो यहाँ पे क्या करते हैं एक दूसरे को ईजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि वो एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है ना, मेल एंड फीमेल, इसीलिए। ठीक है। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर शेड कम इन अ कंटेन विद अ स्टिग्मा। कॉन्टैक्ट मतलब जो पोलन ग्रेन्स है ना वो अगर जड़ जाते हैं तो क्या करते हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट इज स्पेशलाइज्ड व्हेन कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carries the male gamete, reach the ovule and discharge male gamete near the egg। और डायशियस एनिमल में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट होती हैं वो क्या करती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म करते हैं गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, जो कि सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपना जो हैप्लॉइड गैमेट है वो बना लेता है। ठीक है। Where does syngamy occur? In most aquatic organisms, such as a majority of algae and fishes as well amphibians, syngamy occur in the external medium। जो syngamy है वो हमारे जो external medium है वाटर उसमें पाई जाती है, किसमें, aquatic animals में, जैसे हमारे एम्फीबियन हो गई, फिशेस हो गई, कुछ एल्गीज हो गई, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है। और कुछ होते हैं वो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स, और ये जो हायर एनिमल्स हैं ना इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगेमी। सिनगेमी का चांस बढ़ाने के लिए ये जो अपने गैमेट्स हैं वो अपने लार्ज नंबर में क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिससे कि फ्यूज़न हो सके मेल एंड फीमेल गैमेट का। दिस हैपन इन द बोनी फिशेस, फ्रॉग्स, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood। तो ये जो डिसएडवांटेज है इसका ये होता है, क्योंकि ये अपना जो लार्ज नंबर में गैमेट रिलीज़ कर रहे हैं तो इनमें क्या होता है, कुछ तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो खा जाते हैं कुछ स्पर्म्स को, इनके कुछ गैमेट्स को, तो इनके जो बहुत कम अमाउंट में क्या बनते हैं गैमेट्स बचते हैं, वो कुछ ही जो हैं वो रिलीज़ जाके अपने फीमेल ओवम पे अटैच हो पाते हैं और जो है वो जायगोट बना पाते हैं। ठीक है। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फंगी हो गया और कुछ बर्ड्स हो गए, ये क्या करेंगे, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन वो पाई जाती है। ठीक है। तो इनमें ईजी होता है वो ईजी तो नहीं होता है, हाँ मतलब कैसे बताऊँ, क्योंकि इसका क्या एडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रेडेटर वगैरह ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ खाता है, क्योंकि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट जो मेल गैमेट है फीमेल में जा रहे हैं, तो इजीली जो गैमेट है ना वो डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज ही है, क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट में और इनके मरने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भारी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, अंदर से ये क्या कर रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। Syngamy occur inside the body of organism, hence the process called internal fertilization. In all these animals, eggs is formed inside the female body, where they fuse with the male gamete. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse in these, even though the number of sperm produced is very large,
there is significant reduction in the number of eggs produced. In seed plant, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube. जो seed plants होते हैं उनमें क्या होता है, जो non-motile male gamete होता है ना, जो मेल गैमेट मूव नहीं करता है, उस जो फीमेल तक लाने के लिए उनमें पॉलन ट्यूब पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें हमारे दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकंड है ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, सेल डिवीज़न और डिफरेंशिएशन से क्या होता है, जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में आपको पता ही है ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, सारी जो ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। थोड़ा रीड कर लेते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो जाइगोट बनने के बाद जो हमारे इवेंट्स हमारी बॉडी में शो होते हैं उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो हमारा जो गैमेट से जाइगोट बन गया है, और जाइगोट बनने के बाद जो हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, ये सारे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हम पढ़ते जाइगोट के बारे में। सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअलिटी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, whereas in those exhibiting internal fertilization zygotes was formed inside the body। तो हमको पता ही है जैसे जो इंटरनल मीडियम है उसके अंदर तो हमारे जो जाइगोट है वो हमारी बॉडी के इनसाइड ही बनेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल मीडियम होगा तो उसमें जाइगोट जो है वो बाहर बनेगा। ठीक है। Further development of the zygote depend on the type of life cycle the organism has and the environment is exposed to. In organisms belonging to fungi, algae, zygote develop a thick wall and resist to the desiccation and damage. It undergo a period of rest before germination. तो जो जाइगोट है ना वो एक लिंक है किसके बीच का, जो ऑर्गन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा तो जाइगोट उसके बीच का लिंक होता है, क्योंकि एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है। तो जाइगोट से ही हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है। फिर हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीज़न, यानी कि मियोसिस होगा तो सेल डिफरेंशिएशन होगा, और सेल डिफरेंशिएशन से हमारी जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगी। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और कुछ वीविपेरस होते हैं। ओविपेरस जो होते हैं वो अंडे देते हैं, वीविपेरस क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। कुछ जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के बाहर भी होता है, कुछ अंदर होता है। जो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो हमारे जो बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, जो क्योंकि अंडे दे रहे हैं तो जो उनका सेल है वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है। जो इन्वायरमेंट को जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, उनको सहन कर पाता है। ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। और कुछ इंक्यूबेशन के बाद जो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो है, मतलब जो अंडा की जो कैल्शियस सेल थी वो हैच आउट हो जाती है, टूट जाती है, उससे क्या हो जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाता है। द जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गन्स। जब जो फीमेल की बॉडी के अंदर जब जाइगोट बनेगा तो उसमें क्या होगा, डिलीवरी होती है। जैसे फीमेल की डिलीवरी होगी तो उसके बाद ही बच्चा बाहर निकलेगा, और जो प्लेसेंटा होता है, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा को तोड़कर जब बच्चा बाहर आएगा तो उसको हम बच्चे निकलेगा, क्योंकि अंडा ओविपेरस में अंडा निकलता है लेकिन वीविपेरस में बच्चे निकलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो वीविपेरस हैं इसमें बच्चे देते हैं तो इसमें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है, प्रोटेक्शन होती है, तो इसकी वजह से जो चांस है सर्वाइवल के यंग वंस के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीविपेरस में। ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल एंड स्टेमल ऑफ फ्लावर विद द फॉल ऑफ। तो ये जो पार्ट्स हैं ना प्लांट्स के, इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है उसमें, जैसे जाइगोट है, जाइगोट ओव्यूल बना लेगा,
सॉरी ओव्यूल के अंदर होता है, तो जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो PEN होता है उससे क्या होता है, हमारा जो एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। फ्रूट से ओवरी बन जाती है और सीड से क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। जो वाइटल लिंक है ना बिटवीन 2 जनरेशन के बीच, उसको हम बोलते हैं फिर जायगोट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशन, दैट इज़ जायगोट। तो इसमें क्या दिया है, तो जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के रूप में, तो जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाती हैं, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, और जो थिक वॉल जो है, जो पेरिकार्प है, उसको प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती है, ठीक है। और सीड जर्मिनेट होती है किसके, फेवरल कंडीशन में, ताकि जो न्यू प्लांट्स है उसका फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे हमारी जो पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो या फिर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि मैं भी उसमें और अपने आप को सुधार कर पाऊँ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।